सबसे पहले आज की कवर स्टोरी। जब कारोबार की बात हो तो अकड़ ढीली पड़नी ही थी। ट्रंप ने एक बार फिर भारत को एक अच्छा दोस्त करार दिया है और अब अचानक से ट्रंप के सुर पूरी तरह से भारत के लिए बदल चुके हैं। दरअसल अमेरिका के साथ ट्रेड डील को लेकर आई अड़चनों के बीच ट्रंप ने दूसरी बार नरमी के संकेत दिए हैं। बदले में पीएम मोदी ने भी अमेरिका को स्वाभाविक साझेदार बताया। तो क्या माने, ट्रेड डील की अड़चनें जल्द दूर हो सकती हैं। दोनों तरफ से बड़े अच्छे मैसेजेस का आदान प्रदान हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद डील मुकम्मल नहीं हो पा रही। तो फिर कहां अटकी है बात? जब दोनों पक्ष हैं साथ तो फिर डील पर क्यों अटकी है बात? इसी पर होगी आज चर्चा। क्या 50% के ट्रंप टैरिफ से भारत को जल्द राहत मिल सकती है? ये वाला एंगल भी टटोलेंगी। और ट्रंप के ताजा नरमी के आखिर मायने क्या हैं, एक्सपर्ट संग करेंगे चर्चा। सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए। मैं लौट रहा हूं मेहमानों के साथ। कभी सख्त, कभी नरम, कभी मुखर तो कभी दोस्ती की दुहाई। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का भारत के साथ कुछ ऐसा ही बर्ताव देखने को मिल रहा है। जवाबी टैरिफ पर ट्रंप ने पहले तो दुनिया भर के देशों को हलकान किया और जब भारत की बात आई तो रूस के साथ भारत के तेल कारोबार को बहाना बनाकर 25% का अतिरिक्त टैरिफ थोप दिया। यानी कुल 50% का टैरिफ भारत पर लगाकर अमेरिका ने अपने कारोबारी जिद का परिचय दिया। भारत ने ट्रंप टैरिफ को लेकर अमेरिका के साथ 5 बैठकें भी की, लेकिन ट्रंप टैरिफ की गाड़ी पटरी पर नहीं आई। लेकिन जैसे ही एससीओ समिट में चीन और रूस के साथ भारत ने संयुक्त एकता दिखाई, ट्रंप के होश उड़ गए और अब ट्रंप को भारत फिर से दोस्त नजर आने लगा है। ट्रंप के इस नरमी के क्या है मायने, ये भी समझना जरूरी है। तो चलिए बताते हैं कि अनप्रेडिक्टेबल ट्रंप ने अपने ताजा सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए भारत को लेकर ऐसा क्या कहा जो सुर्खियां बन गई। अपने पोस्ट में ट्रंप ने भारत को अच्छा दोस्त बताते हुए कहा कि पीएम मोदी से टैरिफ की अड़चनों को दूर करने के लिए बात करने को उत्सुक हैं। साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई कि जल्द ही टैरिफ को लेकर जो भी दिक्कतें हैं दूर कर ली जाएंगी। अब जवाब देने की बारी भारत की थी। पीएम मोदी ने ट्रंप के स्टेटमेंट पर सकारात्मक रुख अपनाते हुए बड़कपन दिखाया और कहा कि भारत और अमेरिका एक दूसरे के स्वाभाविक पार्टनर हैं। यानी ट्रंप की नरमी जल्द ही दोनों देशों के बीच के ट्रेड डील को अमली जामा पहनाने में बड़ी भूमिका निभा सकती है। तो ये भी समझना जरूरी है कि आखिरकार भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर पेच क्यों फंस रहा है। बता दें कि दोनों देशों के बीच कृषि, डेयरी और जीएम प्रोडक्ट्स को लेकर मतभेद है। अमेरिका इन सेक्टर्स में भारत में बड़ा बाजार चाहता है, लेकिन भारत पहले ही साफ कर चुका है कि वो अपने किसानों, मछुआरों और पशुपालकों के हितों के साथ कोई समझौता नहीं करना चाहता और बस यही बात बिगड़ रही है। लेकिन मौजूदा समय में कारोबार को लेकर कोई भी देश भारत का साथ नहीं छोड़ना चाहेगा और यही वजह है कि ट्रंप के न केवल तेवर बदले हैं बल्कि सुर भी बदल गए हैं और ट्रंप अपने मिजाज को यूं ही बनाए रखते हैं तो उम्मीद की जा सकती है कि जल्द ही भारत अमेरिका के बीच टैरिफ पर बात बन सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। स्वागत करते हैं आज के खास मेहमानों का। अजय बग्गा सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जाने माने मार्केट एक्सपर्ट। गुड इवनिंग बग्गा सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं एम्बेसडर अनिल त्रिगुणायत सर, पूर्व राजनयिक हैं और डिस्टिंग्विश्ड फेलो हैं विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन के। एम्बेसडर त्रिगुणायत सर, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बग्गा सर, चर्चा की शुरुआत मैं आपसे कर रहा हूँ। ज़रा हम एक दिशा दिखाएं सर कि दोनों देशों के बीच में और शीर्ष नेताओं का जो आदान प्रदान इन दिनों हो रहा है। भारत नेचुरल पार्टनर कह रहा है यूएस को और मोदी ग्रेट प्राइम मिनिस्टर हैं, ये ट्रंप साहब कह रहे हैं बोथ ग्रेट नेशंस। बड़ी गर्मजोशी दिखाई दे रही है दोनों पक्षों में। क्या इसका बैकग्राउंड है सर? ऐसा क्या हुआ है जो अचानक से ट्रंप साहब के सुर बदल गए हैं? देखिए, इनएविटेबल था कि ओवरऑल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है और देखें तो अगर इकोनॉमिक जोन को छोड़ दीजिए, बाकी अलास्का में जॉइंट आर्मी ड्रिल्स हो रहे हैं, 2+2
का जो इंटरसेशन हुआ वो काफी अच्छा रहा। तो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है ओवरऑल, चाहे पब्लिक डिस्कोर्स में वहां अमेरिका फर्स्ट आ गया, हमें टैरिफ किंग बोलने लग गए, महाराजा ऑफ टैरिफ बोले नवारो, और यहाँ पे हमने बोला हमारा स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव्स, हमारा नेशनल इंटरेस्ट। तो ओवरऑल कहीं ना कहीं समझौता होना था। हमें उम्मीद ये थी कि जब रशिया के साथ अगर यूक्रेन का कुछ करार हो जाता है तब ये एक अड़चन निकल जाएगी और नेचुरल करार हो जाना चाहिए। अब लग रहा है कि रशिया इतनी जल्दी मानेगा नहीं, तो हो सकता है कि पीछे कुछ बैकडोर थिंकिंग हुई है। भारत ने जो लॉबिंग फर्म्स को दिया है अपना कॉन्ट्रैक्ट, वो भी व्हाइट हाउस में गए हैं मिलने। काफी उद्योगपति की बात भी हो रही है कि जो ट्रम्प से बातचीत कर रहे हैं भारत के लिए, उसमें अमेरिकन उद्योगपति भी हैं, क्योंकि अमेरिकन कंपनियां दीपक जी $20 बिलियन से ज्यादा का मुनाफा कमाती हैं भारत से। तो बहुत बड़ा मार्केट है ओवरऑल, इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता पॉलिटिकल रिटोरिक के पीछे। तो मेरे ख्याल से ये मिला जुला ये सब चीजें हुई हैं कि इतना जल्दी यूक्रेन का निष्कर्ष नहीं निकलेगा। उसके लिए भारत को सजा देते रहना ये कहाँ तक लाजमी है। और दूसरी बात ये कि स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट फिर से, तो ये जियोपॉलिटिकल एक टैक्स लगाया गया था भारत पे। ये ट्रेड का इशू नहीं था। रशियन तेल की जो बात की गई उसमें कोई ज्यादा दम नहीं था, क्योंकि यूरोप हो, टर्की हो, चीन हो, खुद अमेरिका हो, सब एंगेज कर रहे हैं रशिया के साथ। तो वैसे तथ्य में काफी कमजोर था ये जो गणित था, और हो सकता है कुछ रीथिंकिंग हुई है। पॉजिटिव है जरूर, मार्केट्स ने भी पॉजिटिव लिया, ओवरऑल भी हम पॉजिटिव देखेंगे इसको। एब्सोल्युटली। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि भाई ये ट्रम्प साहब की तरफ से ये जो दोस्ती की बार बार जेस्चर्स आ रहे हैं, ये कितने टिकाऊ हैं। बट एम्बेसडर त्रिगुणायत सर, अभी इस समय इंटरनेशनल जो बिसात हम देख रहे हैं वो बड़े मल्टीपोलर वर्ल्ड की दिखाई दे रही है। यूएस चाइना राइवलरी चरम पर है, रशिया यूक्रेन वॉर लंबा खींच रहा है, आज पोलैंड की एंट्री भी हो गई है, मिडिल ईस्ट में इजराइल हमास की वजह से पूरा अनस्टेबिलिटी दिख रही है, ब्रिक्स यूएस लेड G7 को लगातार चैलेंज कर रहा है, डी डॉलराइजेशन का हमने देखा इस वक्त एक अच्छा पुश मिला, और ट्रम्प टैरिफ की वजह से ग्लोबल ट्रेड एक तरह से फ्रैगमेंटेड भी हो गया था। EU और यूएस का अलायंस भी कमजोरी दिखाई दे रहा है। कहीं ये तो नहीं कि इस वक्त यूएस को अपने हित साधने के लिए वापस, क्योंकि भारत के पास आते हैं तो बहुत सारे सवालों के जवाब एक साथ मिल जाएंगे, इंडो पैसिफिक से लेकर चाइना से लेकर बहुत सारी चीजों में, तो कहीं ये एक नया पैंतरा तो नहीं है ट्रम्प साहब का अंतर्राष्ट्रीय बिसात को साधने का? सर दीपक जी, आपने ये जितने भी इश्यूज कहे ये सभी वैलिड है, लेकिन जो आपने कहा ना वर्ड लास्ट में कि पैंतरा तो नहीं, तो प्रेसिडेंट ट्रम्प के साथ आप कुछ कह नहीं सकते हैं। उनका जिस तरह का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, वो अभी कल को क्या बोलेंगे या एक हफ्ते बाद क्या बोलेंगे इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। बगा साहब ने भी पूरे जो ट्रैक है इसका बारे में बताया कि किस तरह से डिफरेंट ट्रैक्स पे बातचीत हो रही है और उसका कारण क्या है। देखिए, ट्रेड डील या जो ट्रेड इन गुड्स कहिए खाली, वो एक वर्टिकल है हमारी रिलेशनशिप का। उसके अलावा बहुत सारे रिलेशनशिप हैं जिसके लिए जो वहाँ के जो भी डीप स्टेट कहिए, यहाँ उनके जो सलाहकार हैं, नियरली आप देखेंगे कि चाहे वो कांग्रेसमैन हो, सेनेटर हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों ने जो भी स्ट्रैटेजिक उसमें है, उन्होंने कहा है कि भारत को के साथ जो एक्शन आप ले रहे हैं ये अमेरिका के लिए गलत होगा। तो उनको ये दिख रहा है कि अगर चीन उनका एक स्ट्रेटेजिक चैलेंज है हमेशा आगे के लिए, तो भारत को चीन के साथ दोस्ती बढ़ाने के लिए मजबूर करना या एक तरह का नया ग्रुपिंग बनने की तरफ कोशिश करना ठीक नहीं होगा। हालांकि जो लोग भारत को जानते हैं वो समझते हैं अच्छी तरह कि भारत किसी भी अलायंस सिस्टम में विश्वास नहीं रखता, ना अमेरिका के साथ, ना चीन के साथ, ना रूस के साथ। मल्टी अलाइनमेंट, हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी और हमारा नेशनल इंटरेस्ट ये सुप्रीम है किसी भी बारे में डिस्कशन करने के लिए। लेकिन जैसा प्रधानमंत्री मोदी ने और भारत ने, मैं कहूंगा, स्ट्रेटेजिक पेशेंस रखी इस बीच में,
जिस तरह की भी वहां से स्टेटमेंट्स आ रहे थे या टैरिफ्स लगे, तो बजाय एक पब्लिक टायरेट को बनाने के लिए क्वाइटली काम किया और डाइवर्सिफाई करना शुरू कर दिया। आप देखिए मार्केट्स हैव बीन डाइवर्सिफाई। तो भारत को मैं तो समझता हूँ ये जो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने किया है, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी आंख खुलने जैसी बात है। आप ये कोई भी ग्लोबल कंप्रहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का नाम देकर के आप ये नहीं सोच सकते हैं कि ये रिलेशनशिप परफेक्ट है। उनकी तरफ से ट्रांजैक्शनल है, तो हमें भी उसी तरह से सोचना पड़ेगा कि ये एक ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप है, जिसमें अगर वो मांगा करते हैं तो हमें अपने देश का मेक इंडिया ग्रेट अगेन वाली बात है, वो करनी है। अब मेगा होता है या नहीं होता है वो देखा जाएगा आगे। लेकिन मैं कोई आई नेवर लॉस्ट माई स्लीप ऑन दिस कि ये ट्रम्प लगाए हैं उन्होंने, क्योंकि ये बिल्कुल बेजा थे। उसका कोई मतलब नहीं था, कोई लॉजिक नहीं था। बट देन लॉजिक इज नॉट हिज बेस्ट फुट फॉरवर्ड। सो लेट अस सी हाउ इट प्लेज आउट इवेंचुअली। लेकिन मैं, अगर होता है ट्रेड डील किसी भी तरह से, हमारी रेड लाइंस को अपने ध्यान में रखते हुए, हमारी रेड लाइंस को रिस्पेक्ट करते हुए और म्यूचुअल रिस्पेक्ट के साथ में, म्यूचुअल सेंसिटिविटीज को मानते हुए, तभी हम म्यूचुअल इंटरेस्ट को सर्व कर पाएंगे। और एब्सोल्युटली। भारत ने तो कहा है कि वो हमारा एक अच्छा मित्र है और हम सबको अच्छा मित्र मानते हैं। लेकिन अगर मित्र ही आपको ऐसे वक्त में अननेसेसरीली आपके पीछे पड़ता है, तो आपको भी अपनी स्ट्रेटजी को रिकैलिब्रेट करना पड़ेगा। एब्सोल्युटली। देखिए, भारत ने तो कोई भी ना आंख दिखाई, ना कोई एग्रेशन दिखाया, कोई रिटेलिएटरी टैरिफ्स नहीं लगाया। तो एक तरह से जो स्ट्रेटेजिक पेशेंस हमने दिखाई थी, वो उसका हमें फ़ायदा मिला है बग्गा सर। बट अब सबसे बड़ा सवाल जो इस वक्त है कि दोनों तरफ से अब बड़े अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं। अब बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट का क्या होगा? वो जो एक तरह से उसमें एक थोड़ा सा ठहराव आ गया था, अब कितनी जल्दी रिज्यूम होंगी? और जो जितने भी स्टिकिंग पॉइंट्स हैं, एग्रीकल्चर टैरिफ, डेयरी मार्केट एक्सेस, रशियन ऑयल इंपोर्ट्स का इशू है, ये बाकी ट्रेड बैरियर्स हैं, क्या अब हम ये माने कि ये स्मूथली ट्रम्प साहब की बातें क्या एक तरह से हामी हैं कि आगे बढ़िए, अब कोई दिक्कत की बात नहीं? नहीं, ऐसा नहीं होगा। देखिए, एम्बेसडर सर ने बहुत सुलझा हुआ एक नजरिया पेश किया और भारत उसी तरह से कर रहा है, क्योंकि हमारा बहुत डेप्थ है हमारा फॉरेन सर्विस का। और जिस तरह से हम पेश आए, वो जिस तरह से इंटरनेशनल रिलेशंस किए जाने चाहिए, फर्म भी हो, पोलाइट भी हो और कॉर्डियल भी हो, बट अपने इंटरेस्ट पे टिके रहना है, यही भारत कर रहा है। तो दीपक जी, तीन चीजें बोलूंगा। एक, देखिए, कोरिया का एग्जाम्पल देखिए कि 15% एफटीए था कोरिया का ऑलरेडी अमेरिका के साथ। वो एफटीए को नकार के इन्होंने 15% डाल दिया टैरिफ, बंदूक रखी सिर पे कि मेरा न्यूक्लियर अम्ब्रेला है आपके लिए, वो मैं हटा दूंगा, नहीं तो मेरे से करार करिए। कोरिया ने गुजारिश की कि मेरे ऑटोज और स्टील के एक्सपोर्ट्स पे 50% ना लगाया जाए, तो ऑटो पे 15% दे दिया उनको, ओवरऑल कोरिया को 15। बट कोरिया उनसे जो लेगा चीजें वो 0%। साथ में कोरिया पेट्रोल, क्रूड ऑयल खरीदेगा, डिफेंस खरीदेगा, अपने डिफेंस के लिए और पैसे देगा अमेरिका को, और साथ में $500 बिलियन से ज्यादा का निवेश करेगा। अब होंडाई और एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स जब निवेश करने गए उनके राज्य जॉर्जिया में, आप वर्क वीजा देते नहीं है, तो कोरियन इंजीनियर्स कैसे आए? कोरियन इंजीनियर्स को 90 दिन की अवधि मिलती है कि ट्रेनिंग प्रोफेशनल बन के आप जा सकते हैं अमेरिका में बिना वीजा के। वो गए, उधर फैक्ट्री लगानी थी बैटरीज की, बहुत स्पेशलाइज्ड फैक्ट्री है। तो एलजी के लोग थे, होंडाई के लोग थे, सब कॉन्ट्रैक्टर थे कोरियन। वहां पे इमिग्रेंट एंटी इमिग्रेशन रेड कर दिया, 500 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें 300 कोरियाई नागरिक थे, काफी इंजीनियर्स थे। सबको बेड़ियां डाली, सबके पैरों में हाथों में बेड़ियां डाल के हैंडकफ करके उनको एक बहुत बुरी जगह में, जहां क्रिमिनल्स को भी रखा जाता है, वहां पे उन सबको बंद किया गया है। होपफुली आज छूटेंगे, एक प्लेन कोरिया भेज रहा है। तो जिसने उनके आगे घुटने भी टेक दिए, उसकी ये हालत है। जापान के प्रधानमंत्री हमने देखा कि उनको फोर्स कर दिया पार्लियामेंट ने कि आपको रिजाइन करना है, इतनी बुरी आप डील लेके आए हैं। तीसरा, अगर आप देखें यूरोपियन यूनियन में कितना रोष है। फ्रांस के प्रधानमंत्री जो अभी खुद निष्कासित हुए, उन्होंने कहा है बहुत बुरी डील है।
तो 27 कंट्रीज जो यूरोपियन यूनियन की हैं वो कह रहे हैं कि आपने घुटने टेक दिए ट्रम्प के आगे। 750 बिलियन डॉलर का एनर्जी खरीदने का बात किया, 500 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करने का बात किया, फिर भी आप 15% उनको दे रहे हैं और 0% आप लगाएंगे अमेरिकन गुड्स पे। आपने फार्म सेक्टर भी खोल दिया पूरा। तो एक तरफा डील भारत ने नहीं की। मैं कहूंगा कोई जल्दी नहीं है, जैसे एम्बेसडर साहब ने भी कहा कि ही इज नॉट लूजिंग स्लीप, हमें अपने टाइम पे करना है। और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो ना हो दीपक जी, वो तो ये मानते नहीं है। कनाडा और मेक्सिको के साथ बिल क्लिंटन के टाइम के एग्रीमेंट थे, फिर ओबामा ने नया किया, इन्होंने आके नया किया, अपने दूसरे टर्म में आते ही उसको नकार दिया। अभी तक वो चल ही रही है बातचीत। तो हो भी जाए एफटीए, इसमें भी कुछ है नहीं कि कल को उठ के ये क्या कर देंगे। तो हमें धीरे धीरे जाना है। मुझे नहीं लगता कोई बीटीए वगैरह होगा। जितना छोटा छोटा एंगेजमेंट हो जाए, पर्टिकुलर लाइंस ऑफ गुड्स को राहत मिल जाए, वो सब होती जाएगी। अभी इसी हफ्ते में दीपक जी मंडे को इन्होंने 3-4 चीजों पे हटा दिया टैरिफ, वो $4 बिलियन का हमें फायदा हुआ। इस तरह से हमें धीरे धीरे करके चीजें निकालनी है। और जो इनको रियायत दे सकते हैं बिना अपने मूलभूत जो इंटरेस्ट है उसको कॉम्प्रोमाइज करके, वो दिए जाएंगे। बट बीटीए वगैरह दीपक जी नहीं होगा, मेरा मेरा तो यही सोच है। और अगर हो भी गया, इट विल नॉट बी वर्थ द पेपर इट इज रिटन ऑन। ओके सर, तो बहुत ज़्यादा उत्साहित होने की भी आवश्यकता नहीं है बीटीए को लेकर, ख़ास तौर से जैसा कि कहा जा रहा था कि अब सारी चीज़ें सब ठीक ठाक हो जाएंगी। त्रिगुणाथ सर, जैसा सर भी बता रहे थे कि हमने तो वैसे भी कह दिया था कि देखिए हमारी हाँ है या ना है, इससे हमने अमेरिका को मतलब कोई खुल के ना हाँ कहा ना कहा। एक बात बिल्कुल साफ थी अमेरिका के लिए कि हम किसी भी जल्दबाजी में नहीं हैं और हम सारे गुणागणित करेंगे और उसके बाद हम आपको मुकम्मल तौर पर बताएंगे। लेकिन जो दो तरह के ट्रम्प हमने देखे, एक डेड इकोनॉमी वाले ट्रम्प जो कहते हैं डेड इकोनॉमी है, जो कहते हैं टैरिफ किंग है, और एक जो आप कहते हैं कि महान देश और मेरे प्रिय माय वेरी गुड फ्रेंड मोदी। तो ये ऐसा लगता है कि दो लोग हैं अलग अलग, एक व्यक्ति ऐसा हो ही नहीं सकता। हफ्ते भर पहले कुछ और कह रहे थे, अब कुछ और कह रहे हैं। तो कितना इन पर विश्वास किया जाए? और बीटीए को लेकर सर आपको भी क्या बग्गा सर की तरह आशंका है कि अंततोगत्वा ये नहीं ही होगा या फिर इसमें और समय लगेगा? देखिए दीपक जी, प्रेसिडेंट ट्रम्प अनप्रिडिक्टेबल तो है ही है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और वो पब्लिक डिप्लोमेसी वाकई में इसका उल्टा इन्वर्टेड उन्होंने मीनिंग कर दिया कि वो ट्विटर के जरिए, ट्रूथ सोशल के जरिए डिप्लोमेसी करते हैं। तो एक चीज मैं कहूंगा, इस सब अनप्रडिक्टेबिलिटी और अनसर्टेनिटीज और जो भी आप कहें उनके बारे में, एक चीज उन्होंने कंसिस्टेंट रखी है, और वो कंसिस्टेंट है कि उनकी दोस्ती मोदी जी के साथ, और उसके बारे में वो बार बार बोलते रहे हैं। साथ साथ चाहे टैरिफ किंग बोल देंगे या कुछ और बातें करेंगे, बट एक वर्ड उन्होंने नहीं छोड़ा अभी तक। तो ये आप एक कंसिस्टेंसी उनको ग्रांट कर सकते हैं। उसके बाद में रही बात इस ट्रेड डील की, तो देखिए हमारी रेड लाइंस कुछ तो ऐसी हैं जिसमें हम किसी भी तरह से उनको नहीं कर सकते। दूसरी जगह मैं समझता हूँ कि भारत उनको जरूर ऑफर करेगा जो भी लाइंस अवेलेबल हैं जिसमें उनको भी लगे। अब किस ड्यूटी पे होता है। और बग्गा साहब ने देखिए सारे रिकॉर्ड किया कि जिन कंट्रीज की ह्यूमिलिएशन हुई है इतनी ज्यादा, उसके बावजूद उस डील्स का क्या हाल हुआ है। देखिए 3 प्राइम मिनिस्टर तो रिजाइन कर गए और गिर गए, क्या कहिए। खास तौर से आप जापान का देखिए, प्राइम मिनिस्टर को जाना पड़ा। कोरिया के लोगों को अरेस्ट कर लिया। आपके फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर, वहां पे भी ये समस्या आ गई। और ये भारत की रेजिलियंस है। अब देखिए हमारी इंटरनल इकोनॉमिक रेजिलियंस बहुत ज्यादा है, और ये हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। मुझे याद है जब हमने 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए, तो 93-94 में मैं प्रोफेसर जेफरी सैक्स से मिला था हार्वर्ड में, मैं उस वक्त ट्रेड कमिश्नर था। उन्होंने कहा कि साहब आप बहुत स्लो रिफॉर्म कर रहे हैं और इसमें कुछ नहीं होने वाला है। और ये वो मैंने कहा था उस वक्त, मैंने कहा इंडिया इज नॉट फॉर सेल। इंडिया अपने हिसाब से अपने सोशियो इकोनॉमिक मिलियो को देख के अपने आगे बढ़ाएगा। और आई एम सो हैप्पी कि स्लो एंड स्टडी विल्स द रेस। तो आप जब इन सब देशों के और मैं आज भी कहना चाहता हूं आपके चैनल पे कि अगर आपने इन कंट्रीज के साथ डील करना है, कोई चाहे अमेरिका हो, चाहे रशिया हो, चाहे चाइना हो,
तो आपको अपनी ग्लोबल कंप्रहेंसिव पावर को बढ़ाना पड़ेगा, जिसका मतलब इकोनॉमिक हेफ्ट, इकोनॉमिक पावर और मिलिट्री पावर दोनों। तभी आप एक स्मार्ट पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से जब आप बात करते हैं, तब आपको इन देशों के साथ में डिप्लोमेसी करने का आनंद भी आएगा। और वही बात मैं देख रहा हूं कि इस वक्त वही हो रहा है। उन्होंने देखा कि भारत बिल्कुल इस बात पे कोई तवज्जो नहीं दी हमने। जब उन्होंने डिसेंटली बात करना शुरू किया, हमने डिसेंटली रिस्पॉन्ड किया। तो यही एक मैं समझता हूँ तरकीब है जो आगे जा सकती है। वो सबको मालूम है। देखिए, चीन भी भारत की तरफ क्यों देख रहा है ज्यादा, क्योंकि उसको पता है कि एक इंडिपेंडेंट मार्केट है, एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी फॉलो करने वाला कंट्री है, हम्म। और ये एक गोइंग फॉरवर्ड थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी होगा। तो उनको भी अपने मार्केट चाहिए, अमेरिका को भी मार्केट चाहिए। इवेंचुअली दे आर आल्सो मर्केंटलिस्ट नेशन। तो हमें अगर जो ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप रखनी है तो सो बी इट, लेकिन हम अपने हितों का जो जो क्रिटिकल हित है हमारे, हम्म। उनका तो सेक्रीफाइस करके आगे नहीं बढ़ सकते। बट त्रिपुरारी सर, मैं मेरा आपने क्योंकि चीन का आपने जिक्र किया, चीन के हम कितने करीब जा सकते हैं सर अभी? अब क्योंकि हमारा वो काम तो हमारा हो गया एससीओ में जाके, जो हमने अमेरिका को संदेश देना था वो लाउड एंड क्लियर पहुंच गया ट्रम्प साहब को, वो काम हो भी गया है, जो नरमी जो वो दिखा रहे हैं अपने एग्रेशन में। बट चीन के साथ हम किस एक्सटेंट तक आगे जा सकते हैं? हिस्टोरिकल बॉर्डर इश्यूज हमारे हैं, कंसिडरिंग कि चाइना लद्दाख और अरुणाचल में लगातार एग्रेशन दिखाते रहता है, इकोनॉमिक डिपेंडेंस तो बहुत रिस्की है हमारा उनके साथ, और भी हैं। मतलब इंडियन ओशन में आप देखिए, मालदीव्स, श्रीलंका, बाकी जगह पे हमारा डायरेक्ट यूएस, जापान, ये सीधा हमारा इनसे कंपटीशन भी है यहाँ पे। तो कितना हम करीब जा सकते हैं सर उनके, और कितना नहीं? देखिए, एक चीज ध्यान रखिए और रखना पड़ेगा हमें कि यू कैन नॉट चूज योर नेबर्स। हम्म। इतना बड़ा आपका बॉर्डर इशू उनके साथ है, और उतना बड़ा बॉर्डर भी है, और आपसे 5 गुना इकोनॉमी में बड़ा देश है, उसकी हेफ्ट अलग है। उसके बावजूद अगर हम एक तरह की मोडस विवेंडी क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें ट्रस्ट की जरूरत तो नहीं, लेकिन कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स बहुत जरूरी है। क्योंकि अब आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। कई बार, एक बार बेवकूफ बनाए आदमी, दूसरी बार आपको बेवकूफ बनाएगा, बार बार बनाए तो फिर आप ही की गलती है। तो इसलिए वो तो नहीं होगा। लेकिन अगर एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट के जरिए अगर चीन आपको एक तरह से, मैं समझता हूँ कि चाहे ट्रेड में हो, इन्वेस्टमेंट्स में हो, जिस भी तरह से अगर हमें उसका लाभ मिल सकता है। हमारी अभी डिपेंडेंसीज काफी हैं, उन डिपेंडेंसीज को हमें धीरे धीरे कम करना होगा। जब वो डिपेंडेंसीज कम होंगी तो आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। तो लेकिन आपको अपना मार्केट इतना अट्रैक्टिव करना है कि दुनिया आपके पास आना चाहे, तो ताकि यू कैन डिक्टेट, नॉट द अदर्स कैन डिक्टेट टू यू। तो वो वाली बात जो है बहुत जरूरी। तो मैं समझता हूँ कि चीन के साथ नॉर्मलाइजेशन का दौर शुरू हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने जैसा बोला कि वी आर पार्टनर्स इन डेवलपमेंट, नॉट राइवल्स, ये एक बेसिकली एक मैसेज है जो मैं समझता हूं कि करेक्ट मैसेज है, और वहां से भी इसी तरह का मैसेज आ रहा है। ऑल राइट सर, ऑल राइट सर। बगर सर, अब सबसे बड़ा सवाल ये, अब आगे क्या? एक चीज़ बड़ी कमाल की ये हो गई सर कि जब इस तरह से, जब इंटरनेशनल, जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब ध्रुवीकरण होता है ना, तो लोगों के कई दोस्त बनते हैं, कई दुश्मन बनते हैं। भारत के साथ क्या हो गया है कि हमारे जो पुराने दुश्मन हैं वो भी हमारे करीब आ रहे हैं, और जो पुराने दोस्त थे वो दोस्त ही बने हुए हैं। इनफैक्ट कुछ नए दोस्त भी बन रहे हैं। मतलब हमारे लिए कुछ ऐसा हुआ नहीं है। अच्छा, जो जो हमारा कट्टर दुश्मन है वो और गर्त में चला गया, उसको हमने एक 4 दिन की वॉर में हरा भी दिया है। तो भारत, ऐसा लग रहा है कि चारों तरफ से सिर्फ एक अमेरिका को रहकर रह गई थी चीज़, वो भी अब ठीक ठाक हो गई, और चाइना से तो हमारे पूरा रिकैलिब्रेट हो गए हैं रिश्ते, बड़े अच्छे स्तरों पर आ गए हैं। तो अब आगे क्या सर, मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से आप आगे क्या देख रहे हैं? क्या अभी भी इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू से अभी भी कोई इफ्स बट्स, इकोनॉमी के मोर्चे पर भी सब कुछ अच्छा दिख रहा है सर? तो अब मार्केट की ट्रेजेक्टरीज किस तरह की रहेंगी सर? और कुछ हेडविंड्स वगैरह अगर आपको लगे जियोपॉलिटिकली, तो वो क्या होंगे? देखिए, सबसे बड़ी हेडविंड ये हमें याद करना है, जब चीन डब्ल्यूटीओ में आया 2000 में, तब और कोई चीन नहीं था। अब चीन फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड बन गया है, और वो खिताब वो इतनी आसानी से नहीं देगा। चाइना +1 वगैरह आप कर सकते हैं, बट वो जा रहे हैं चीन के सरोगेट्स को जा रहे हैं, या अमेरिका के करीबी देशों में जा रहा है वो माल। तो भारत के लिए एक एक इंच का एडवांस करना, लोग बहुत इसमें अड़चने डालेंगे। ये 1980 का जापान है, या 2020 का चीन है, आप ये सोच सकते हैं। उससे भी मुश्किल वक्त है हमारे लिए।
मार्केट शेयर गेन करना। तो इतना आसान नहीं है दीपक जी कि हमने प्रोडक्ट बना लिया और दुनिया आएगी हमसे खरीदने के लिए, उतना आसान नहीं रहेगा। आपने देखा जैसे फॉक्सकॉन से चीन ने 300 अपने इंजीनियर वापस बुला लिए, माल वो टाइम पे नहीं पहुंचाते ताकि हम आगे सप्लाई नहीं कर पाए। तो एक एक सप्लाई चेन, एक एक सेक्टर में हमें सक्षमता बनानी है। कोई हमें फ्री पास, फ्री लंच नहीं देगा। आपको इतनी मजबूती बनानी है, इतना स्केल बनाना है और उस लेवल की प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है कि पूरी दुनिया में आपकी क्षमता हो। एक दो एग्जाम्पल देता हूं। जब ब्राजील ने अपने एग्रीकल्चर को सुधारने की कोशिश करी, 54 देशों में उन्होंने बेस्ट प्रैक्टिसेस देखे। भारत का जो प्रोडक्टिविटी है एग्रीकल्चर में औसतन 1/20 है जो एडवांस कंट्रीज का प्रोडक्टिविटी। आप कह सकते हैं कि उनके पास बड़े बड़े लैंड्स होते हैं, मैकेनाइज्ड फार्मिंग है, वो सब ठीक है, फिर भी हमारा 1/20 है। इवन इन आईटी में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हम 1/5, 1/10 हैं प्रोडक्टिविटी के तौर पे। तो प्रोडक्टिविटी में बहुत जबरदस्त काम होना है, स्किलिंग में बहुत काम होना है। बट ये है कि हम इतने ह्यूज हैं, भारत एक सब कॉन्टिनेंटल प्रोपोर्शन है, तो इसमें आप कोरिया का स्किलिंग भी कर सकते हैं। 9 लाख इंजीनियर आपके पैदा हो रहे हैं हर साल, जो ग्रेजुएट हो रहे हैं। तो कोरिया ने जो स्किलिंग के थ्रू किया, ताइवान ने किया, वियतनाम ने जो चाइनीज का कैपिटल लाके हाई डेंसिटी जॉब्स जो बनाए, वो हम कर सकते हैं। हमारे पास लैंड है, हमारे पास लेबर है। आप ब्राजील जैसा एग्रीकल्चर कर सकते हैं। तो इतने सारे मॉडल भारत में समावेश हो सकते हैं। तो ये हमें करना है। इतना आसान नहीं रहेगा, बहुत मुश्किल है आगे। और ये हमें नहीं सोचना है कि हम बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं जी, मेजर इकोनॉमी है, सबसे तेजी, हाँ, बट अड़ंगी लगाने वाले बहुत बैठे हैं आपके प्रोग्रेस से। ऐसा नहीं है कि लोग ताली मारेंगे और बोलेंगे आप बहुत अच्छे बच्चे हैं इसलिए मैं आपको दे देता हूं कॉन्ट्रैक्ट। एक एक कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने में बहुत मेहनत लगेगी, क्योंकि अब फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड चीन बन चुका है और बहुत सारी चीजें हैं और दुनिया बड़ी प्रोटेक्शनिस्ट हो गई है। तो हमें पहले देखना अपना मार्केट कैसे बढ़ाएं। इतना ये अच्छा है कि हमारा 60% हमारा जीडीपी घरेलू कंजम्पशन है, तो हम डेवलप्ड मार्केट है, जापान हो या अमेरिका हो उस तरह का मार्केट है। चीन की तरह इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बेस्ड मार्केट नहीं है हम, या एक्सपोर्ट लेड मार्केट नहीं है एशियन टाइगर्स की तरह। एक्सपोर्ट हमारा बहुत छोटा है, $430 बिलियन का गुड्स है, 430 बिलियन का सर्विसेज है, और 4.3 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी में। तो ये अच्छी बात है कि आप घरेलू हैं बहुत, निकलना घर से बहुत हमें सक्षमता बढ़ानी पड़ेगी। और ये डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है वो डिजास्टर ना बन जाए, उसके लिए स्किल बहुत जरूरी है। स्किल करना, अब जैसे जापान ने दीपक जी 50,000 कार्य मांगे हैं कर्मी जो ट्रेंड हो। कनाडा को चाहिए, केयर गिवर्स पूरी दुनिया को चाहिए। अगर हम कल्चरली सेंसिटाइज करके ऐसे लेबर एक्सपोर्ट कर पाए जो केयर गिवर्स बन सके, जो जहां पे अभी पॉपुलेशन नेगेटिव हो रही है, भारतीय वहां जा सकते हैं। तो बहुत बड़ा, और ये फिलीपींस हो, इंडोनेशिया हो, थाईलैंड हो, इन्होंने ये किया है। हम रह गए पीछे, क्योंकि क्या हुआ, हमारा स्किल इंडिया का बजट होता है वो कंपनियां खा जाती हैं। जो पहले कर ही रही थी वो जाके मिनिस्ट्री से पहले ही ले लेती हैं, वो बाकी जगह पहुंचता ही नहीं है। स्किलिंग नहीं हो रहा है इतना जितना एक मुहिम छेड़नी चाहिए, जो कोरिया ने 60s में किया, उस तरह की मुहिम चाहिए हमें। तो बहुत बहुत काम है, इतना आसान नहीं रहेगा। नहीं, आपने बहुत अच्छा कहा सर आपने, कि अपने पास भी आपके कंजम्पशन लेड इकोनॉमी है आपकी, तो आपके अपने भी तो बहुत सारे आपके मोर्चे हैं जहां पर आप काम कर सकते हैं। और व्हाई नॉट, अगर आपको अपना स्किल्स आपको एक्सपोर्ट भी करने। अच्छी बात यह है कि भारत, ये नहीं कि भारत के लोग अगर विदेशों में गए तो फिर वहीं के होके रह जाते हैं। आप रेमिटेंस उठा के देख लीजिए, वो विदेशों में जाते हैं, सारा पैसा यहाँ भेजते हैं, इतना पैसा भेजते हैं कि अमेरिका में 5% रेमिटेंस पे टैक्स लगाने की बात भी चल रही है। तो आपको कोई खतरा नहीं है, आप कीजिए, आप एक्सपोर्ट कीजिए पूरी दुनिया में। हमारी एक सॉफ्ट ब्रांडिंग भी होती है इन लोगों से, तो हर मोर्चे पर काम किया जा सकता है। आपने बिल्कुल ठीक कहा सर, थैंक यू सो मच आप दोनों का। एम्बेसडर त्रिगुणायत सर, थैंक यू सो मच सर इतने इंसाइटफुल चर्चा के लिए। बग्गा सर, हमेशा की तरह बहुत आसान भाषा में
क्लिष्ट से क्लिष्ट विषयों को हमको समझा देते हैं। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का।